हाँ, तो अपना चैप्टर 2 कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। हालांकि खूब सारे स्टूडेंट अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सारे किसी के 90 थोड़ी बन जाएंगे, ऐसा 90 बन जाएंगे फिर तो और कोई 90 ले आएगा, ठीक है। तो रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रेगुलर पढ़ रहा है, हर चैप्टर मेरी बात को मानते हुए चल रहा है, वो 100% 90+ बनाएगा। बाकी तो आप जानते ही हो, हर तरह के परसेंटेज, हर तरह के आंकड़े मार्कशीट के अंदर छपते हैं, तो उस अकॉर्डिंग टू मेहनत आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। इसकी मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन की, आज अपन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हम जो श्वसन सांस लेते हैं, श्वसन, ठीक है, रेस्पिरेशन, वो पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा समझने वाला है। कैसे कि क्वेश्चन वाले एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या पूछा नहीं पता चलेगा, 100% नहीं पता चलेगा, और पता चल भी गया तो लिखोगे क्या इतना सारा। अगर क्वेश्चन आ गया श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बस अब इसमें इसके 3 पार्ट है, अपर, लोअर और इसके रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी ऊपरी, निचला और फिर मांसपेशियाँ, है ना। तो इतनी ज़्यादा थोड़ी लिख पाओगे आप। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ ना, वो उस बात को पूरा ध्यान देना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर ये आए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करो और उसमें आ जाए अपर, तब ये इतना सा एक बोर्ड, बस इतना सा लिखना 3 मार्क्स में। या पूछे लोअर, तो भी आगे वाले एक पेज और भर दूंगा। या पूछे मसल्स, उसका तो छोटा ही है। मतलब कि अगर पूरा एक साथ पूछ लेता है वो कि डिफाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि श्वसन तंत्र को वर्णन करो, श्वसन तंत्र का वर्णन करो, उस टाइम पर आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखने, नोज लिख दिया, इनके सिर्फ नाम लिखने, डायग्राम बनाना है, फिर नेक्स्ट लोअर, फिर द रेस्ट, बस नाम लिखने। लेकिन अगर सिर्फ अपर पूछ दे तो फिर ये पूरा लिखना है, समझ गए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि 3 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, आएंगे तो फिर 2 टुकड़े आएंगे उसमें, एक श्वसन तंत्र का अपर पार्ट, फिर लोअर पार्ट, और दोनों 3+3 6 या फिर 5, समझ गए। इस बात को ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले डेफिनेशन अगर आ जाए कि श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो देखो मैं बता दूं, हमारी जो बॉडी है, इजीली समझ लो, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमारा शरीर, अपन श्वास लेते हैं, ठीक है, अपने श्वास ली और श्वास छोड़ी, ये लेना, ये जो लेना ले जाना अपन कर रहे हैं, ये ही श्वसन है, रेस्पिरेशन है। लेकिन बात क्या है कि हम कोई भी काम करेंगे उसके लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा शरीर है, शरीर का हर पार्ट काम कब करेगा, जब वहाँ तक ब्लड पहुँचेगा, ठीक है। जैसे ये अगर अपना हाथ मूव कर रहा है तो यहाँ तक ब्लड भी पहुँच रहा है, वरना वो अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो शरीर सुन्न पड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, और ब्लड सब जगह पहुँचता है, ठीक है। वैसे ही ब्लड के साथ में, जब ब्लड हर जगह पहुँचता है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन भी घुली होती है। पूरी बात सुनना, उस ब्लड के साथ में ऑक्सीजन भी घुली होती है, और ब्लड, अकेले ब्लड से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में ऑक्सीजन का भी साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि ऑक्सीजन हमें, हमारे शरीर में हमें एनर्जी देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन अंदर ली और CO2 छोड़ी, लेकिन ऑक्सीजन जैसे अंदर ली तो हमारे शरीर में ATP के रूप में, ठीक है, ATP के रूप में शरीर में एनर्जी काम बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। ATP के एडिनोसिन ट्राइफास्फेट फुल फॉर्म होती है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है, 2 बार 3 बार बोल दिया मैंने। उस ATP की जो हमारे शरीर में ATP के रूप में निर्माण होता है, वो ATP के साथ में जैसे हमने O2 ली, जैसे हमने ऑक्सीजन ली, तो हमारे शरीर में ऊर्जा ATP के रूप में बनी, प्लस CO2 भी बन गई साथ में। तो ATP के रूप में ऊर्जा का तो हमारे शरीर में काम हो गया, एनर्जी तो बन गई, तो अच्छी बात है। लेकिन CO2 को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, CO2 को बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ऑक्सीजन और CO2 का जो ये लेन देन जो चलता रहता है, बस यही रेस्पिरेशन है। मेरी बात समझ में आ गई। बस सिंपल ये डेफिनेशन लिखनी है कि गैसों, कौन सी गैसों, CO2 और O2, इनका जो विनिमय होता है, विनिमय मतलब लेन देन, विनिमय जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होता है। पर्यावरण मतलब हमारे एनवायरमेंट, ये नहीं होगा तो फिर CO2 कहाँ से लोगे, पेड़ पौधों से मिलती है अपन को। तो यानी कि पर्यावरण, ब्लड और कोशिका मतलब सेल, इनके मध्य जो होता है वो श्वसन कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन, इंग्लिश वाले भी यही देख रहे हैं, रेस्पिरेशन, दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2, ब्रैकेट बंद कर सकते हो या फिर इसकी तरह, हाँ ठीक है, इन बिटवीन द एनवायरमेंट, द ब्लड कोमा एनवायरमेंट कोमा द ब्लड एंड द सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। 1 मार्क्स में लिख दोगे ना, बस ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूरा 3 मार्क्स में, ध्यान रखना। मानव श्वसन तंत्र
चित्र सहित वर्णन कीजिए, यानी कि जो डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आगे लिख लेना विद द डायग्राम या हेल्प विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है, विद द डायग्राम, यानी डायग्राम के साथ में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा एक्सप्लेन करना है, डायग्राम भी बनाना है। ये डायग्राम मैंने सिर्फ इंटरनल पार्ट बनाया है, पर वो चेहरा वेरा फेस वेस नहीं बनाया, वो एक ही बात है, उसकी ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो वैसे ये ऐसा था, ये डायग्राम जैसा आपको दिख रहा है प्रॉपर तो ऐसा था, लेकिन इसके प्रॉपर ऐसे बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो इसको जो मैंने बोर्ड पे बनाया है ऐसा भी बना सकते हो। अब पूरी बात समझना कि श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, उसके बारे में 2 लाइन लिखना कि जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, मतलब जैसे ये CO2 और O2 का लेन देन करते हैं, तो इस दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले तथा श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों या लंग्स में पाई जाने वाली वायु कूपिकाओं में पहुंचाया जाता है। जैसे ही हमने कोई श्वास ली, शुद्ध वायु ली, वो फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों से फिर जो नलियाँ होती है, वायु कूपिकाएँ होती है, जो एयर ही जाती है उनमें से, सिर्फ और सिर्फ हवा जाती है, तो वो एयर चैम्बर होते हैं अलग अलग बने हुए, उनसे कहाँ तक पहुँचाने का काम करती है, फेफड़ों तक, लंग्स तक। ये बेसिकली जो काम करता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, यानी कि ड्यूरिंग दैट रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑक्सीजन रिच एयर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी डक्ट्स टू द एयर चैम्बर कोल्ड एलोवेली फाउंड इन द लंग्स। ठीक है ना, ये ज़रूर ध्यान रखना। इनका बेसिकली काम क्या है, जो शुद्ध वायु होती है उसको नाक, गले तथा श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में जो पाई जाने वाली, क्योंकि फेफड़ों में होती है यहाँ पर ये देखो, ये जो छोटी छोटी कूपिकाएं हैं ना, नलियाँ, ये नलिका, ये श्वास नलिका होती है, एलोवेली होती है, इनसे, इनके माध्यम यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम ये हमारा श्वसन तंत्र ही करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करता है। समझ में आ गई? चलो, अब अपने कोर्स में सबसे मेन बात क्या है कि जो मानव है, जो ह्यूमन है, उसमें 3 तरह के, फिर 3 भागों में विभक्त किया जाता है श्वसन तंत्र को। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, श्वसन तंत्र के कितने पार्ट हैं? 3। ठीक है, यानी कि द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, यानी कि निचला श्वसन तंत्र। द रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स का मतलब होता है श्वसन मांसपेशियाँ। ये 3 तरह का हमारे शरीर में श्वसन तंत्र होता है। अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो ये आपको लिख के आना है। फिर एक एक अपने उठा लिया। पहला अपने लिया ऊपरी श्वसन तंत्र, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पहला अपने ऊपर लिया। ठीक है, अब ऊपर का कौन कौन सा, इसमें क्या क्या आता है, ये भी आ सकता है 1 मार्क्स में। ऐसा आ जाएगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऊपरी श्वसन तंत्र, 4 ऑप्शन, नाक, कान, आँख, ऐसा कुछ भी दे देगा वो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आता है नोज़, नाक, माउथ, मुख, तीसरा लैरिंक्स, यानी तीसरा गया फेरिंक्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी, ये देखो ये ग्रसनी, ठीक है, ये जो ग्रसनी है। और फिर चौथा स्वर तंत्र, ये जो वाइब्रेशन होता है यहाँ पर, ये स्वर तंत्र, जैसे साउंड लगा होता है छोटा सा, स्वर यंत्र बोलते हैं इसको, लैरिंक्स। ये 4 चीज़ें अपर में आती है, फिर बाकी नीचे लोअर में आती है, ठीक है। और फिर मांसपेशियाँ, वो बात कर लेंगे अभी सिर्फ अपने अपर की बात करें तो 4 याद रह जाएगी। नोज़ कैविटी बोल दो, चाहे नासिका बोल दो, चाहे ओनली नोज़ बोल दो। नंबर 2 हो गया अपना माउथ, ठीक है। नंबर 3 हो गया ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स, और नंबर 4 लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र। चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में 2 या 1 लाइन लिखना है, ठीक है। अब अपन एक उठाते हैं, नासिका, ये सबसे पहला है, ठीक है भाई। नासिका ये पहला श्वसन अंग है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है। देखो हमारे नोज है, इसमें 2 नासा द्वार हैं, 2 छेद हैं, ये सबसे पहला पार्ट माना जाता है जिसे हम श्वास लेते हैं, सबसे पहला पार्ट, ठीक है। और ये बाहर दिखने वाला पहला पार्ट भी है। और अगर नाक कभी कभी जुकाम हो जाती है तो नाक प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता, तो उस टाइम पर अपन एक ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो है मुंह। हम मुख से भी सांस लेते हैं, तो नाक के बाद में माउथ पे पढ़ेंगे अपन, जो कभी कभी नाज, वैसे तो नाक से सांस ली जाती है, लेकिन नाक से सांस अगर प्रॉपर नहीं ले पा रहे तो मुख भी एक ऑप्शन है, वहाँ से भी सांस ली जा सकती है। लेकिन नोज से जब सांस लेते हैं अपन, वो एकदम प्योर होती है। कैसे प्योर होती है कि नासिका जो छिद्र होते हैं, तो नाक में नोज में 2 छिद्र जो होते हैं, जो छेद जो होते हैं, उनमें छोटे छोटे बाल होते हैं,
वो जो महीन बाल होते हैं वो बहुत सारी अशुद्धियाँ, छोटा मोटा जैसे डस्ट वगैरह ये जाने से रोकता है और उस एयर को प्योर करके अंदर भेजता है। तो नाक से ली हुई श्वास, ध्यान रखना, नाक से ली हुई श्वास हमेशा प्योर श्वास होती है, ये भी क्वेश्चन आता है, जबकि मुंह से ली हुई श्वास प्योर नहीं होती, ठीक है, वो डायरेक्ट लंग्स में जाती है, वो अशुद्ध हवा होती है। समझ गए? ये दो बहुत बड़ा अंतर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसे क्या है, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मैच द फॉलोइंग, उसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। फिर ध्यान रखना कि ये पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाली एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है और फिर नासिका गुहा का पृष्ठ भाग नासाग्रसनी में खुलता है, ठीक है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच स्टार्ट्स विद ए पेयर ऑफ एक्सट्रीमली विजिबल नॉस्ट्रल्स। द पोस्टर पार्ट ऑफ द नोजल कैविटी ओपन्स इन नासोफेरिंक्स, ठीक है, वो नासा ग्रसनी के अंदर जाके खुलता है। इसके दो पार्ट होते हैं, तो जगह इसका पहला जो पार्ट है वो नासा ग्रसनी में जाके खुलता है। अब सुनो मेरी बात, नासा ग्रसनी में खुल जाएगा और नासिका जो गुहा है, नासिका गुहा का मतलब जो ये दो छेद होते हैं जिससे नाक की दो द्वार बोलते हैं उनको, उनमें पाए जाने वाली महीन बाल, ठीक है, पतली झिल्ली में पाए जाने वाला रक्त प्रवाह और बीच में पतली सी झिल्ली भी होती है, ठीक है, उसमें ब्लड पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? ब्लड। तो पाया जाना ब्लड आपसी सहयोग से श्वास वायु को शुद्ध करते हैं और फिर श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। बड़ा इजी है ना। यानी कि द फाइन हेयर्स फाउंड इन द नोजल कैविटी, ठीक है, और उसके बाद में ये तो नोजल कैविटी का हो गया, फाइन हेयर्स मतलब बाल। इसके बाद में ब्लड फ्लोइंग इन द थिन मेम्ब्रेन, उसके अंदर ब्लड का फ्लो होना, वो भी, ये सारे दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो प्योरीफाइज द इनहेल्ड एयर बाय रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स एंड दिस इनहेल्ड एयर एंटर्स इन द लंग्स। और जब ये प्योर हो जाती है, ये जो एयर है वो प्योर हो जाती है, प्योर होने के बाद में वो लंग्स के अंदर जाती है। तो काफ़ी इजी सा ये थ्योरी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुख, तो मुख तो मैंने जो बात बताई वही है कि वैसे तो श्वास लेने के लिए मुख्य भूमिका नाक की होती है, नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास लेने के काम आता है। देखो, हालांकि माउथ के बारे में बहुत सारी बातें थी जो अपन ने टीथ वगैरह सब बातें पढ़ी थी, लेकिन अभी अपन वो थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास के लिए मुख का क्या यूज़ है, बस उतना सा है। बाकी तो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया उसके बारे में, ठीक है। तो वो मत सोचना लग जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम वाली बातें भी इसमें लिख देना, नहीं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो पूछे तब लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। माउथ की बात की जाए तो नोस्ट्रल प्ले मेन रोल इन ब्रीथिंग, हाउएवर एट द टाइम ऑफ नीड माउथ कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, और कभी कभी इससे भी श्वास के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है ग्रसनी। तो मुख से ली, अब जैसे मुंह से अपने श्वास ले ली तो मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। हमने कहा था आपको डायरेक्ट मुख ग्रसनी में जाती है वो, और मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस जो घाटी ढक्कन होता है, तो जैसे मुंह में ली, मुख से श्वास ली अपन ने, तो मुंह में श्वास लेते ही वायु कंठ ग्रसनी, जो हमारे कंठ होते हैं यहाँ, कंठ ग्रसनी में जाएगी और वहाँ पर ये घाटी ढक्कन है जो मैंने कहा ऊपर नीचे होता है, इसकी सहायता से वो स्वर यंत्र में प्रवेश कर जाती है। ये देखो, ये घाटी ढक्कन, ये स्वर यंत्र यहाँ पर, और इसके जस्ट ऊपर यही घाटी ढक्कन होता है, ऐसा मान लो, ठीक है। ये दोनों एक ही जगह है वैसे। तो यहाँ पर हवा आते ही इससे टकरा के स्वर यंत्र में चली जाएगी। स्वर यंत्र में जो वाइब्रेट करता है, यहीं पर आप कभी महसूस करना है, हाथ लगाओ तो वाइब्रेशन सा होता है, उसे हमारे साउंड निकलते हैं, स्वर निकलते हैं, ठीक है। सो इसलिए स्वर यंत्र लेरिंक्स बोलते हैं। तो वहाँ से हवा कहाँ जाएगी? स्वर यंत्र में चली जाएगी। यानी कि द ब्रीथ टेकन फ्रॉम माउथ डायरेक्टली एंटर्स द ओरोफेंक्स, और फ्रॉम ओरोफेंक्स एयर पासिस थ्रू द लेरोफ्रेंक्स या फिर लेंगोफ्रेंक्स एंड विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस एंटर्स इनटू द लेरिंक्स, ये वहाँ पहुँच जाएगी। अब लेरिंक्स तक हवा पहुँच, नेक्स्ट पॉइंट वही होगा लेरिंक्स, ठीक है, यानी कि स्वर यंत्र या लेरिंक्स। तो लेरिंक्स की अपन अगर बात करें तो ये कंठ ग्रसनी व श्वास नली के को जोड़ने वाली छोटी सी संरचना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए स्मॉल स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द लैरिंगस एंड द ट्रैकिया, मतलब लैरिंग्स को और ट्रैकिया को जोड़ने वाली एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रक्चर है, वो लैरिंग्स है। और ये 9 प्रकार की उपास्थि, मतलब होता है हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेक्स, ठीक है। कार्टिलेक्स का मतलब उपास्थि, छोटी छोटी हड्डियाँ मान लो बोलेंगे। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु, अब वेरी इंपॉर्टेंट भी चीज़ और है, स्वर यंत्र के अंदर पाई जाती है जो हमारा साउंड होता है। स्वर यंत्र, यहाँ पर एक स्वर रज्जु पाया जाता है, स्वर रज्जु पाया जाता है जिसमें जैसे हवा आई अंदर, ठीक है, और उस स्वर रज्जु पे
स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, उसे हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। उस वोकल कॉर्ड्स में जैसे हवा आई ना तो वोकल कॉर्ड्स तरह तरह की आवाज़ निकाल रहे, जिसमें सिंगर जो होते हैं वो कभी छोटी कभी भारी आवाज़ कभी पतली ऊपर नीचे कर लेते हैं, वो वोकल कॉर्ड का एक काम है। जैसे अंदर हवा लेंगे तो वहाँ वोकल कॉर्ड वहाँ काम करता है, और वो तरह तरह की अपन भी जैसे पतली या बड़ी भारी आवाज़ निकाल सकते हैं कभी कभी वोकल कॉर्ड की वजह से। ध्यान रखना ध्यान रखना कि स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड नाम की विशेष रचना पाई जाती है। तो स्वर रज्जु यानी कि जो वोकल कॉर्ड है वो श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है जो हवा के बहाव से कंपकपी पैदा कर देती है और अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है, कभी पतली तो कभी मोटी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो ध्यान रखना। इट इज़ मेड अप ऑफ 9 टाइप्स, वो लिख लिया अपने। स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर फाउंड इन द लैरिंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और वोकल कॉर्ड्स आर mucous membranes which vibrate with the movement of air and produce various sounds, यानी कि वो अलग अलग तरह तरह की ध्वनियाँ या साउंड निकालती है। इस चीज़ से आपको ये समझना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिर्फ अपर पार्ट पूछे तो आपको ये सारी बातें और डायग्राम बना के आना है। बस अपर पार्ट में आप 4 नाम लिख सकते हो, ऊपर ऊपर के, जरूरी नहीं नीचे वाला नाम लिखो बस। ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन अगर आता है तो आपका कंप्लीट है। अब अपन पढ़ेंगे लोअर यानी कि निचला। हाँ, तो अपना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब है लोअर, और ये आपकी रेस्पिरेशन मसल्स, यानी कि यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर ये 5 मार्क्स में भी आता है तो यहाँ तक आपको कंप्लीट लिखना है, प्लस वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, प्लस एक ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स का डायग्राम भी बनाना है, भी बता दूंगा आपको कौन सा बनाना है। तो मतलब छोटे छोटे 2 डायग्राम प्लस वो डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और पूरा अपना कंप्लीट 5 मार्क्स में इकट्ठा अगर आ जाता है तो भी यहाँ तक अपन को लिखना है। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन उसमें से क्या क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो बात आती है निचला श्वसन तंत्र की। ऊपर वाला अपन पढ़ चुके, लोअर में आता है सबसे पहले श्वास नली, ट्रैकिया, ठीक है। और ट्रैकिया के बारे में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ये किस शेप की होती है, तो ये शी आकार की होती है, ठीक है, शी शेप्ड होती है। दूसरी बात, इसकी लंबाई कितनी है, तो 5 इंच लंबी होती है। यहाँ से क्या ये डीपली क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यह करीब 5 इंच लंबी नली होती है जो सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है। दिस इज अबाउट 5 इंच लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये जो कार्टिलेज रिंग हैं, मतलब जो उपास्थि छल्ले होते हैं, ये आपने भी कभी सुना होगा जिसको हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। मतलब हार्ट अटैक का आने का मतलब ये है कि हार्ट में जो अटैक आया वो इस ट्रैकिया की श्वास नली के में रुकावट की वजह से आया। श्वास नली में क्या है कि ये श्वास नली जो होती है जिसे हम श्वास लेते हैं वो चिपक जाती है कभी कभी, और श्वास प्रॉपर तरीके से इंसान नहीं ले पाता, तब उसको हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन ये कार्टिपिलर्स होते हैं, ये उपास्थि छल्ले होते हैं, ये कार्टिलेज का ये काम होता है कि कार्टिलेज ये जैसे ये श्वास नली है, इस पाइप को वो ये चिपकने नहीं देते, आपस में चिपकने नहीं देंगे। अगर ये चिपक जाएगी तो फिर श्वास प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा। तभी कहते हैं ना कि जिसको अटैक आ जाता है तो ये कहते हैं उसको छल्ले डराए गए। मतलब ये उपास्थि छल्ले अगर कहीं पर प्रॉपर काम नहीं करते, तो जैसे यहाँ चला था लेकिन यहाँ से अगर चिपक गई तो वो यहाँ पर छल्ला डाल दिया जाता है, तो वापस वो जो चिपकी हुई वो खुल जाए वापस और श्वास प्रॉपर तरीके से आने लग जाए। तो ये वही चीज़ होती है, इसकी वजह से अटैक आता है। तो ध्यान रखना कि ये जो कार्टिलेज रिंग्स होती है, ये कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट्स द ट्रैकियल टू स्टिक विथ ईच अदर, यानी कि इसको आपस में चिपकने से रोकती है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं, ये बहुत बड़ा काम इनका है। फिर श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो श्वास नली है उस स्वर यंत्र को उसको आपस में मिलाती है, यानी कि ट्रेकिया जॉइंस द लैरिंक्स टू ब्रोंकाई एंड ट्रांसपोर्ट्स द ब्रीथ फ्रॉम नेक टू चेस्ट रीजन। यानी कि देखो, एक तो ये काम करती है कि ये इस लैरिंक्स को श्वसनी से ब्रैंकिया से मिलाती है। दूसरी, ये जो श्वास है उसको गर्दन से लेके वक्षस्थल तक पहुंचाती है। भाई सांस सब जगह जाना चाहिए, जैसे आपने डॉक्टर भी आपको कहते हैं ना कि श्वास मतलब अंदर लो, वो मतलब जो श्वास ये सब प्रोसेस जो चलता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता है वायु का या फिर श्वास का, वो इस ट्रैकिया की वजह से होता है। ये नाक से अपने चेस्ट तक श्वास को भेजती है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट काम इसका। इसके बाद में
श्वसनी व श्वसनिका, अभी तक फिर बता दूं, अपन लोअर पढ़ रहे हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें एक तो ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, एक ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल यानी कि श्वसनीय श्वसनिका, और लंग्स फेफड़े, ये तीन चीज़ें मिलके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है ना? ओके। नंबर 2, ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स का क्या यूज़ है? तो ये श्वसनी तथा श्वसनिका मिलकर, दोनों आपस में मिलकर एक वृक्ष के नुमा संरचना बनाते हैं। जैसा आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, सिंपल डायग्राम है, प्रैक्टिस करोगे तो सब बन जाएंगे। डायग्राम की प्रैक्टिस खुद ही करी जाती है, कितने ही तरीके अपना लो, भले प्रैक्टिस आप ही को करनी है। ये वृक्षनुमा संरचना होती है। ठीक है, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो नीचे ट्री बने हुए हैं, ये ट्री पेड़ जैसा बना हुआ है, ये वृक्षनुमा संरचना श्वसनी और श्वसनिका मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जो बहुत सी, नीचे देखो ब्रांचेज दिख रही है आपको, तो बहुत सी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, मतलब अलग अलग ब्रांचेज में बढ़ जाती है। यानी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल टुगेदर फॉर्म अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर विच रिमेन डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ब्रांचेज। ठीक है, इसके बाद में शाखाओं के जो अंतिम छोर हैं, नीचे नीचे के जो छोर हैं, उस पर कूपिकाएँ पाई जाते हैं। देखो डायग्राम में आपको दिख रही होगी, कूपिकाएँ मिल रही है नीचे नीचे देखो। ठीक है, ये जो कूपिकाएँ होती है, मतलब कि एलोवेली होती है, ये आर फाउंड एट द टर्मिनल एंड ऑफ दीज ब्रांचेस। तो ये इनका क्या काम होता है? गैसों का विनिमय, समझ पा रहे हो? द गैसेज एक्सचेंज अकर्स थ्रू दीज एलोवेली, यानी इन कूपिकाओं के माध्यम से ये जो गैसें होती हैं O2 CO2 आपस में ये चलती रहती है, वो इसी की वजह से होती है। पहले तो ट्री लाइक संरचना बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद में नीचे नीचे जो ये कूपिकाएँ बन जाएगी, एलोवेल बन जाएगी, इन्हीं की वजह से गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट फिर बात आती है फेफड़ों की, लंग्स। ठीक है, तो देखो फेफड़े ना, हमेशा ध्यान रखना फेफड़ों के बारे में, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। लंग्स आर फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड लाइट पिंक कलर्ड ऑर्गन्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ अलग से पूछी जाती है। लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, और ये जोड़े में होते हैं, पैर में होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में, एक पैर के रूप में शरीर के वक्ष स्थल के दाएं व बाएं, जो हमारा चेस्ट है उसके लेफ्ट और राइट साइड के अंदर, वक्ष स्थल का मतलब होता है चेस्ट, इसके दाएं व बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थिर होते हैं, डायफ्राम के ठीक ऊपर होते हैं ये। लंग्स आर फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड लाइट पिंक कलर्ड ऑर्गन। ए पेयर ऑफ लंग्स इज फाउंड जस्ट ओवर द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द चेस्ट। वेरी गुड। इसके बाद में एक बड़ी बात ये भी है कि ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो आपको पता चल गया। अच्छा देखो, डीपली क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ से ये भी बना सकता है। अगर मैं पेपर बनाता हूँ तो मैं आपसे ये भी क्वेश्चन बनवा सकता हूँ कि ये जो फेफड़े होते हैं ये कहाँ हमारे शरीर में कहाँ पर स्टेबल है, कहाँ पर है। तो आपको ये लिखना है कि ये हमारे वक्ष स्थल के, यानी कि चेस्ट में दाएं और बाएं, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड में, लेकिन मध्य पट के डायफ्राम के ठीक ऊपर स्थिर हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आए तो ऐसा आपको लिख के आना है। अब एक छोटी मोटी कुछ बातें हैं कि जो हमारा जो दाहिना फेफड़ा होता है ना, राइट लंग्स जो होता है, वो बाएं फेफड़े से, यानी जो लेफ्ट फेफड़ा है उससे लंबाई में थोड़ा छोटा होता है। ध्यान रखना, ये बराबर नहीं होते दोनों, लंबाई में थोड़ा छोटा, कुछ अधिक चौड़ा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि द राइट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन लेंथ देन द लेफ्ट लंग्स। ठीक है, और एक बात और ये भी है, जो पुरुषों के फेफड़े होते हैं वो स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं। ठीक है, यानी कि द मेंस लंग्स आर स्लाइटली हैवियर देन वुमेन्स लंग्स। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया अपना नंबर 2 लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर अलग से पूछे 2 मार्क्स में पूछेगा, इतना सा लिख के आना है, प्लस वो ट्री वाला डायग्राम भी बना के आना है। अब बात करता हूँ नंबर 3, श्वसन मांसपेशियाँ, रेस्पिरेशन मसल्स क्या होती है। तो ध्यान ये रखना कि फेफड़ों से अपने श्वास ले लिया और छोड़ दिया, यानी कि जो फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। भाई फेफड़ों में कुछ गैसें अपने ली और दी, लेकिन उनके लिए कुछ मसल्स की भी ज़रूरत होती है। सम मसल्स आर नीडेड फॉर गैसेज एक्सचेंज थ्रू द लंग्स। डायफ्राम इज प्राइमरली, अच्छा लंग्स तक ले लो और उसके बाद में पॉइंट समझाता हूँ अगला। इनमें मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट यानी कि डायफ्राम उत्तरदायी है। हालांकि फेफड़ों को कुछ
मसल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? डायफ्राम। डायफ्राम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर होता है क्या है कि जैसे ही डायफ्राम जो होता है, मध्यपट जो होता है, मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका में होती हुई फेफड़ों में अंदर प्रवेश करती है, फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, तथा शीतलन से वायु फेफड़ों के बाहर निकलती है। मैं बताता हूँ शीतलन वायु क्या होता है कि जब संकुचन होता है, ठीक है, संकुचन होता है और एक रिलैक्सेशन होता है। संकुचन मतलब ऐसे गैस भरना और ये छोड़ना। तो जब संकुचन होगा और फिर उसके बाद में रिलैक्सेशन होगा, मतलब कि शीतलन होगा। शीतलन, ये संकुचन होता है, ये शीतलन होता है, ऐसे भरना और ये शीतलन, ठीक है, मतलब वापस खाली हो जाना, वो शीतलन होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो जब ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम द एयर पासेस थ्रू द नोस्ट्रल एंड एंटर्स इनटू द लंग्स। समझ गए? जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, मतलब जब वो फैलेगी, तब वो कहाँ चली जाएगी? हवा संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। लेकिन जैसे रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम, तो कॉजेज द एग्जिट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, तो लंग्स से बाहर निकल जाएगी, यानी कि शीतलन से वायु फेफड़ों के बाहर निकलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी, और इस मसल्स का कोई यूज़ नहीं है। समझ गए? ओके। अब एक क्वेश्चन छोटा सा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट हो जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाए, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट एट 2 लेवल्स, मतलब इसके 2 लेवल उनको लिखिए। तो वो क्या है कि श्वसन प्रक्रिया 2 स्तरों पर संपादित होती है। कौन कौन सी? एक तो बाह्य श्वसन होता है, एक आंतरिक श्वसन होता है, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। अगर बाह्य श्वसन की मैं बात करूँ तो इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कोशिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। और आंतरिक की बात करें तो इसमें गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा अनेक मध्य विसरण के माध्यम से होता है। कहने का मतलब ये है, एक्सटर्नल जो बाहर से, इंटरनल जो अंदर ही अंदर, सिंपल। यानी कि इन दिस रेस्पिरेशन द गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एटी, पूरा लिख लेना आप, बिटवीन द एयर filled alveoli and blood flowing in the capillaries occurs due to the difference between the partial pressure of gases between them. और इंटरनल की बात की जाए तो इन दिस रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरीज एंड टिश्यूज occurs थ्रू डिफ्यूजन्स। ठीक है, तो सिंपल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेना 1 मार्क्स के अंदर। तो काफ़ी लैंग्वेज और थ्योरेटिकली चैप्टर हैं, लेकिन आपको इसको साथ साथ चलाना है। टाइम टेबल को साथ में याद रखना, आधा घंटा इसको, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। लेकिन डायग्राम की प्रैक्टिस आप चलते ही टाइम जब भी मिले डायग्राम प्रैक्टिस किया करो। अभी तक अपने 2 डायग्राम बने मेनली, एक तो रेस्पिरेशन सिस्टम का और एक अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, उनकी प्रैक्टिस करते रहा करो। डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे, 20-30 बार बना लोगे एग्जाम से पहले एक डायग्राम को, अगर 20 से 30 बार बना लिया तो फिर वो ईजी हो जाएगा, बिना देखे बना के अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। प्रॉपर की जरूरत नहीं, ठीक ठाक बन जाना चाहिए, मिनिमम 4 से 5 नाम भी याद कर लेना। ठीक है, ओके।